जो देश का गरीब तबका है, जिसको हम अनुसूचित जाति के नाम से जानते हैं, जनजाति के नाम से जानते हैं, दूसरी पिछड़ी जाति के नाम से जानते हैं, इवन अल्पसंख्यक समाज, इवन जो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी की रेखा से नीचे लोग देश में रह रहे, जिनके लिए 10% का आरक्षण भारत सरकार ने संविधान में संशोधन करके विशेष मामले के तहत किया। अभी तक देखने में ये आया है कि चाहे दावे कितने भी किए जा रहे हों, लेकिन गरीब समाज राष्ट्र की मूलधारा में नहीं आया। उस राष्ट्र की मूलधारा में लाने के लिए अभी हमने पिछले दिनों एक संविधान दिवस का आयोजन विज्ञान भवन में किया, जिसमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। और उन्होंने भी हमसे आह्वान किया कि भारत के संविधान के प्रावधानों की जानकारी आम आदमी तक नहीं पहुंची है आज तक भी, और उन्होंने कहा कि ये जो जिम्मेदारी है ये आप लीजिएगा और इसको संविधान के प्रावधानों की जानकारी को जन जन तक पहुंचाने का आप काम करिएगा। तो हमारा जो उद्देश्य यही है कि भारत सरकार ने जो भी योजनाएं, जो भी प्रावधान इस देश के हर नागरिक के लिए, विशेष रूप से गरीब तबके के लिए उन्होंने बनाए हैं या जो योजना उन्होंने तैयार की हैं, उनकी जानकारी सब लोगों को मिले। भारत का सबसे गरीब तबके का आदमी राष्ट्र की मूलधारा में आए, और जब तक गरीब आदमी राष्ट्र की मूलधारा में नहीं आता है, भारत का चहुमुखी विकास जिसकी हम बात करते हैं या विश्व गुरु की हम बात करते हैं, तब तक हमारे दृष्टिकोण में वो संभव नहीं है। तो आज की बैठक जो बुलंदशहर मेरा गृह जनपद है, मैं वहीं मेरा जन्म हुआ, वहीं मेरी शिक्षा हुई। मैंने वहाँ से पब्लिक इंटर कॉलेज से शाना से 12वीं कक्षा पास की। उसके बाद भी मैंने आईपी कॉलेज से बीएससी पास किया, और उसके बाद में मैं मेरठ में आया पढ़ने के लिए और फिर सरकार की नौकरी में आया। उसके बाद में मुझे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाबा साहब के मिशन का काम करने का अवसर मिला। तो अब ये एक सोच है कि बुलंदशहर जो मेरा गृह जनपद है, उसका नाम तो बुलंद शहर है, लेकिन उस जिले में किसी भी प्रकार का विकास, दिल्ली का सबसे अगर नज़दीक जिला कहा जाए तो उसको बुलंदशहर 70-80 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से कनॉट प्लेस से है, लेकिन वहाँ किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। तो हमारा ये कोशिश है कि अगर देश के हर नागरिक के लिए भारत की सरकार अनेकों योजनाएं बना रही है, अनेकों प्रोग्राम बना रही है, संविधान में संशोधन कर रही है, और उनका लाभ अगर आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा है, तो आज की जो बैठक है वो डेडिकेट है उन गरीब तबके के लोगों के लिए जिनके लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं बनाई हैं और उन योजनाओं की उनको जानकारी तक नहीं है। देखिए, आप बुलंदशहर के एक छोटे से गांव से जिस तरीके से आप निकले गरीब परिवार से, उसके बाद तमाम कठिनाइयों के बावजूद जिस तरीके से आज इस लेवल पर पहुंचे कि यूएन जैसी जगहों पर जाकर आप संवैधानिक बातों को उठाते हैं, देश का जो तबका है जिसको आज भी आरक्षण के बावजूद भी मूल धारा में सम्मिलित नहीं हो पाते, उनकी आवाज़ों को उठाते हैं, उस समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कम से कम आप मेहनत करिए, मेहनत के बदौलत तो अगर केपी चौधरी यूएन में जाकर मुद्दों को उठा सकते हैं, तो वर्तमान समय की जो भारतीय राजनीति है उसके अंदर जो भी पिछड़े समाज से लोग आते हैं उनके लिए एक मैसेज क्या होगा? देखिए, उसमें साफ, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि भारत का अगर जो भी विकास हुआ है उसमें गरीब आदमी चाहे किसी भी समाज का है। देखिए, जो आदमी पिंचर लगाने का काम कर रहा है, जो आदमी टमाटर बेच रहा है, याद करते हैं हम 2 महीने का लॉकडाउन भारत में जब आया, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो 0 पर आ गई। इसका मतलब ये है कि भारत के जो उद्योगपति हैं 4% जीएसटी देते हैं, बाकी 96% जीएसटी तो देश का आम आदमी देता है। यानी कि जो लोग, आप लोग पत्रकार खड़े हुए हैं, मेरे देश का जो आम आदमी है वो जीएसटी दे रहा है। यानी देश के जो उद्योगपति, जिनका देश के उद्योग धंधों पर करीब 80% कब्जा है, उनकी जीएसटी 4% है, जो आंकड़े बताते हैं भारत सरकार के, और बाकी देश की जो 94% जो जीएसटी है वो देश का आम आदमी दे रहा है। इसका मतलब यह है कि देश का जो आम आदमी, जो गटर साफ करता है, जो आदमी घर में सफाई करता है, जो आपके घर में नौकरी करता है, जो आपके घर में पोछा लगाती है महिला, जो आपके खेतों में धान बोता है, गेहूँ बोता है, इस देश के विकास के लिए दरअसल वास्तव में तो वही आदमी उत्तरदायी है, उसी को उसका श्रेय जाना चाहिए। जैसा भी आपने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज के साथ इस देश में एक और बड़ी समस्या है। समस्या के ये देश का मूल नागरिक है, ये देश का आदिवासी है, ये देश का असली मालिक ये SC/ST समाज के लोग ही थे। जो लोग आर्यंस बाहर से आए, वो लोग यहाँ पर आने के बाद में आज देश के सभी संसाधनों के मालिक वो बन गए। मैं अमेरिका को कोट करूँगा यहाँ पर, जब अंग्रेज़ों को नौकरों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने ब्लैक्स को बुलाया, ब्लैक्स वहाँ पर आए, ब्लैक्स उनके नौकर थे, लेकिन आज वो ब्लैक्स भारत के, अमेरिका के राष्ट्रपति तक के पद पर पहुँचे, और आज उनके संविधान में ब्लैक्स को बराबर का अधिकार मिला। और आज अमेरिकन्स में देखें तो ब्लैक्स और जो वाइट हैं, सबके अधिकार बिल्कुल बराबर हैं और सबके लिए अपॉर्चुनिटी बराबर है। दुर्भाग्य है इस देश का
कि इस देश का आदिवासी मूल निवासी जो इस देश के लिए 24 घंटे विकास के लिए काम करता हो, इस देश के गटर में गोता लगा करके वो मतलब ये है कि अपना जीवन तक जो है वो दे देता है, इस देश के खेत में खलिहानों में काम करके वो गेहूं धान और कपास बोकर इस देश को कृषि प्रधान बनाता है, इस देश में सड़कें बना करके, मेट्रो बना करके, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके उनमें कभी बैठ भी नहीं पाता, उन घरों में कभी रह भी नहीं पाता है। लेकिन उसके बावजूद भी वर्तमान सरकारों के पास में बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि इस गरीब समाज के विकास के लिए कोई एजेंडा ही नहीं। सर, गरीबों की बात तो होती है और जिन पायदान पे चढ़कर लोग आगे बढ़ते हैं, चाहे वो सरकार बनाने से लेकर बनने तक की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब वो सरकार में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके बाद जो गाँव हो जाती है और बेजुबान हो जाती है उनकी बातें। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें हमारे बहुत सारे मित्र लोकसभा में आए। हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हमारे कुछ साथी MP बने, MLA बने, हम लोग सरकार की नौकरी में आए। तो क्योंकि हम लोग साथ साथ पढ़ते थे, हॉस्टल में रहते थे, तो हमने कहा यार अब तो आप MP बन गए तो आवाज़ उठाओ। तो उनका कहना यह था कि देखिए अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारी पार्टी हमारा टिकट काट देगी और किसी दूसरे आदमी को टिकट दे देगी, उस स्थिति में हम सड़क पे आ जाएंगे। हमने उनसे कहा कि आप 5 साल के लिए तो लोकसभा के MP बन ही गए हैं, आप 5 ईयर्स के लिए तो MP बने गए, 5 साल में तो डॉक्टर अम्बेडकर का कर्जा उतारिए। क्योंकि मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ में आज आपको कहना चाहूँगा कि देखिए डॉक्टर अम्बेडकर की कलम लोकसभा और विधानसभा में 25% की रिजर्वेशन तक चली, लेकिन राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं दे पाई। राज्यसभा में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग नाम के लिए 7, 8, 5, 6 लोग आते हैं, लेकिन लोकसभा में 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 25% के हिसाब से जब से संविधान बना, जब से भारत में समझ नहीं बात आप संविधान के हिसाब से भारत का संचालन हुआ, तब से लेकर आज तक जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए उसमें SC और ST के लोगों को 25% के हिसाब से यानी 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से एक भी कम नहीं आया, क्योंकि वहाँ कलम चली डॉक्टर अम्बेडकर। राज्यसभा 250 का अपर हाउस है, उसमें डॉक्टर अम्बेडकर की कलम नहीं चली, तो उसमें कोई रिजर्वेशन SC ST के लिए नहीं मिला। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ अपने सांसद भाइयों से जो लोकसभा में हैं, जो मिनिस्टर्स बने हुए हैं, हमारे साथी हैं कई लोग जो हमारे साथ महासंघ में काम करते थे, आज भारत सरकार के अंदर वो कानून मंत्री के पद पर हैं। बहुत सारे लोग जुडिशरी में हमारे साथ जो काम करते थे हमारे महासंघ में, आज वो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जज हैं। बहुत सारा समाज ऐसा नहीं है SC ST के, लेकिन सवाल यह जो अभी आपने कहा, उन्होंने अपने आप को अपने और अपने परिवार तक सीमित कर रखा है। और जो आवाज़ उठाने वाली बात आई उनमें वो साहस नहीं, वो करेज नहीं। अम्बेडकर का दिया हुआ आरक्षण तो उन्होंने लिया, जैसे मैं सरकार की नौकरी में आया, बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण से आया और मैंने नौकरी में रह करके इस आवाज़ को उठाया। मैंने नौकरी में रहते हुए UNO गया, मैं नौकरी सरकार की नौकरी में रहते हुए मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में एड्रेस मैंने किया, मैंने कनाडा पार्लियामेंट को एड्रेस किया नौकरी में रहते हुए। तो मैंने नौकरी की परवाह नहीं की। मैं नौकरी में मेरे पास भी स्टाफ, मेरे ऊपर भी स्टाफ रेगुलेशन लागू होता था, लेकिन मेरा मानना यह था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे नौकरी दी और उनके मिशन के लिए मैं किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करूंगा। सर, एक सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से आप अम्बेडकर मूवमेंट को लेकर के लगातार कार्य करते हैं, ज्योतिबा फुले की बात है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लेकर भारत और यूएन में लगातार जिस तरीके से कार्यरत है, तो अम्बेडकर के विचार थे कि सत्ता जो होती है, पावर होती है पूरी सरकार की, अगर सत्ता में आप जाएंगे, भागीदार बनेंगे तो अपने और समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। तो क्या उम्मीदें की जा सकती है कि KP चौधरी भी आने वाले समय में उस सत्ता के भागीदार होंगे और अपने समाज को देश की संसद के अंदर भी उठाने का प्रयास करेंगे? इस विषय में मेरा ये कहना है कि सामाजिक आंदोलन, काशीराम जी ने सरकारी अधिकारी कर्मचारी सबको इकट्ठा किया, उन्होंने DS4 बनाया, बामसेफ बनाया, फिर उसका कन्वर्जन बहुजन समाज पार्टी ने किया। अगर वो बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाते तो भारत के सबसे बड़े प्रांत की एक अनुसूचित जाति की महिला मुख्यमंत्री ना बनती, और अगर वो ना बनती तो जितना विकास, जितना भी महापुरुषों के नाम पर जिले बनाना, गौतम बुद्धा विश्वविद्यालय नोएडा में बनाना, जो भी काम उन्होंने किए, अम्बेडकर पार्क लखनऊ बनाना, वो असंभव थे। ये बात सही है जो बाबा साहब अम्बेडकर और काशीराम जी की बात हम कह रहे हैं, लेकिन इसके लिए सशक्त सामाजिक आंदोलन हमारी पहली प्राथमिकता रही है। जब भारत की सरकार ने 97 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को आधार बना करके रिजर्वेशन खत्म किया था, तो हम लोगों ने दिल्ली के रामला मैदान में पूरे देश के लोगों को बुला करके आंदोलन किया। लाखों लोग दिल्ली में बुलाए, दिल्ली जाम हुई, सरकार दबाव में आई, संविधान में सरकार को मजबूरन 3 संशोधन 81, 82, 85 करना पड़ा। ये राजनीतिक कारण इसका कारण नहीं बना, सामाजिक आंदोलन इसका कारण बना। तो आज मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा उद्देश्य सामाजिक आंदोलन खड़ा करना है। गरीब समाज, गरीब तबके का कोई भी आदमी है, चाहे SC है, चाहे ST है, चाहे OBC है, माइनॉरिटी है, चाहे वो सावर्ण जाति का गरीब है, लाचार है, मजबूर है, उसके आंसू पूछने के लिए यहाँ कोई ना कोई प्रयास अभी तक जो नहीं हो पाए हैं। हमारी कोशिश है कि आने वाले दिनों में
हम उन प्रयासों को तेज करें, देश में एक सामाजिक आंदोलन खड़ा करें और भारत का संविधान जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, जिसके बारे में पूरा विश्व के लोग ये कहते हैं कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, उस संविधान के प्रावधानों की जो धज्जियां यहाँ पर गरीब समाज की बच्ची, अनुसूचित जाति समाज की बच्ची 12-14 साल की होती है और 14 साल की होने के बाद गांव के दरिंदे उसके साथ रेप करते हैं, रेप करके उसी की चुन्नी से गला घोट देते हैं, उसी चुन्नी से उसको पेड़ पर टांग देते हैं, पुलिस अधिकारी आकर के उसको सुसाइड केस करके फाइल को बंद कर देते हैं। ये इस देश की असली नीति है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। यही दर्द है कि भारत का संविधान वहाँ कहाँ क्यों नहीं लागू होता। जो संविधान की शपथ लेते हैं IAS अधिकारी, IPS अधिकारी बनते समय, जो मिनिस्टर शपथ लेते हैं भारत के संविधान की, मुझे लगता है कि उनको संविधान के प्रावधान याद नहीं रहते। सर, एक सवाल है, जिस तरह से कहा जाता है कि आए दिन दलित आदिवासी विरोधी खबरें आती हैं, तो क्या जो 85% बहुजन समाज है वो मुख्य धारा में आ पाएगा या फिर वोट के लिए इस्तेमाल होता रहेगा? देखिए, अभी तक तो आपने जो कहा है, अभी तक तो इस्तेमाल वोट के लिए हो रहा है। जो लोग, मैं तो ये कहूँगा, सामान्य जाति के राजनेताओं की बात मैं नहीं करता, मैं तो आज अनुसूचित जाति जनजाति समाज के राजनेताओं की बात आपसे करना चाहूँगा, जो उसी समाज में पैदा होते हैं, उस दर्द को झेलते हैं, उस जातिगत दंश को झेलते हैं, बेइज्जती बर्दाश्त करते हैं, उसके बावजूद भी लोकसभा में जाने के बाद, विधानसभा में जाने के बाद उस दर्द को भूल जाते हैं और पार्टी नियमों के, पार्टी के पैरामीटर्स में वो काम करते हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात कुछ और हो नहीं सकती। मैं सामान्य जाति के लोगों को क्यों दोष दूँ? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो भारत के सरकार में मिनिस्टर बने हुए हैं, क्या उनको ये याद नहीं कि वो अनुसूचित जाति समाज में पैदा हुए थे? क्या उनको ये याद नहीं कि जब वो पढ़ते थे तो उनके साथ में कितना अत्याचार अन्याय हुआ? क्या उनको याद नहीं कि जब सरकार की नौकरी में थे तब भी उनके साथ अत्याचार अन्याय होता था? लेकिन इन सब चीज़ों को भूलने के बाद जब वो अपने पदों के, मैं कहूँगा पदों के कारण और अपनी पार्टी के पैरामीटर्स में बंद कर जब काम करते हैं, ना वो अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, ना वो, देखिए बड़ी दिलचस्प बात मैं बोलता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर भारत में पैदा हुए। डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के लोगों के लिए काम किया, भारत की महिलाओं के लिए काम किया, भारत की महिलाओं के लिए काम किया, भारत के एक आदमी के लिए काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू को पूरे विश्व के विश्वविद्यालयों के मुख्य द्वार पर लगाया जा रहा है, लिखा जाता है सिंबल ऑफ नॉलेज। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने काम नहीं किया अमेरिका के लोगों के लिए, लंदन के लोगों के लिए काम नहीं किया, लेकिन उनके सभी विश्वविद्यालयों में डॉक्टर BR अम्बेडकर के स्टैचू को विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर लगाया जाता है, उसमें लिखा जाता है सिंबल ऑफ नॉलेज। लेकिन इस भारत में, जिस भारत के एक एक आदमी के लिए उन्होंने संविधान बनाया है, उनकी स्टैच्यू को तोड़ने में लोग बड़ा प्राउड महसूस करते हैं। ये क्या है? ये जातिगत दुर्भावना नहीं है तो क्या है? मैं ये कहूँगा, आपके TV चैनल के माध्यम से भारत सरकार पहल करे, देश में जातिवाद कैसे खत्म हो, सबके लिए समान शिक्षा दे, सबके लिए समान स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं की जाए। अगर सरकार दो चीज़ों को सुनिश्चित कर दे, सबके लिए समान शिक्षा और सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए समान स्वास्थ्य सेवा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु बनने की जो हम बात करते हैं, विश्व गुरु भी बनेगा और भारत का एक एक आदमी सशक्त हो जाएगा। एक आखिरी सवाल KP चौधरी सर आपसे लेना चाहेंगे। हम लोग 2024 के चुनाव अगले 2 महीने बाद आने वाले हैं, देश के आम चुनाव। जिस तरीके से बार बार आप बहुजन आंदोलन को लेकर के रामलीला मैदान हुए, फिर बड़े बड़े मंचों से बड़े कार्यक्रम किए, क्या वाकई में समान शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं 75 वर्ष की आज़ादी में भी आज पिछड़े समाज उस पायदान पर नहीं पहुंचा? तो क्या 24 चुनाव से पहले कोई बड़ा कार्यक्रम अपने समाज को मैसेज देने के लिए 24 चुनाव से पहले आपके द्वारा कोई इस तरीके का प्रायोजित कार्यक्रम हो सकता है? देखिए, 3 मार्च को हमने रामलीला मैदान में संविधान बचाओ एक समझने बात एक आह्वान दिया है। अभी हमने जो विज्ञान भवन में अभी हमने 25 नवंबर को संविधान दिवस जब मनाया, तो उसमें हमने पूरे देश के कोने कोने से लोगों को बुलाया था और हमने 3 मार्च को रामलीला मैदान, जो कि दिल्ली का एक सबसे बड़ा मैदान माना जाता है, वहाँ पर हमने एक संविधान बचाओ आंदोलन के नाम से एक कार्यक्रम दिया है और हमारी कोशिश है कि 3 मार्च को हम पूरे देश के लोगों को रामलीला मैदान में बुलाएं और संविधान जिसकी धज्जियां आज बखेरी जा रही हैं, जिसका अनुपालन नहीं हो रहा है, हमारा सिर्फ एक ही बात कहना है, संविधान का अक्षर से पालन करो, जो प्रावधान बनाए हैं गरीब तबके के लोगों को, उनको ईमानदारी से लागू करो। कल भी मैं एक IPS अधिकारी थी, दौसा की कलेक्टर SP, उनसे बात कर रहा था। मैंने उनसे कहा कि आपने संविधान की शपथ तो ली होगी, जिन लोगों को मार दिया गया है और जो मारने वाले हैं वो खुले फिर रहे हैं और आप SP हैं यहाँ की, तो एटलीस्ट आपको अपनी शपथ तो याद होगी कि आपने क्या शपथ ली है। तो लोग शपथ भूल गए हैं, लोग संविधान के प्रावधानों को भूल गए, जिनको लागू करना वही लोग भूल गए। तो हमारा 3 मार्च को ये आह्वान है पूरे देश के लोगों से कि 3 मार्च को हम लोग पूरे
देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में लोगों को रामलीला मैदान बुलाएंगे और संविधान पर चर्चा होगी। संविधान कैसे लागू हो, संविधान के प्रावधान आम आदमी तक कैसे पहुंचे, इस पर हम एक आंदोलन की योजना बना रहे हैं।